इस साइंस फिक्शन और स्पेस एक्सप्लोरेशन कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप को दिखाते हुए जो लगातार अंतरिक्ष में कहीं दूसरी जगह पर बढ़ती जा रही थी। ये स्पेसशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ब्रह्मांड के अलग अलग प्लेनेट पर जाकर रिसोर्सेज पता करना और उन्हें जल्द से जल्द पृथ्वी पर लेकर आना, जिससे कि इंसान उसे यूज कर पाए। स्पेसशिप के अंदर तो कई सारे एस्ट्रोनॉट्स और इंजीनियर्स मौजूद थे जो कि अपने स्लीपिंग चेंबर्स के अंदर हाइबरनेशन में होते हैं। यहाँ उन सभी की बहुत बड़ी स्पेसशिप मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर जाकर वापस पृथ्वी पर आ रही थी, क्योंकि उनके हाथ बहुत सारे रिसोर्सेस लगे होते हैं और अब उन्हें सिर्फ पृथ्वी तक पहुंचना है। लेकिन रास्ते में अचानक कई सारे एस्टेरॉइड स्पेसशिप से टकराने लगे। ये एस्टेरॉइड इतने बड़े और खतरनाक थे जिससे कि स्पेसशिप को काफी नुकसान पहुंचता है। अंदर मौजूद कई सारे सिस्टम्स काम करना बंद कर दे रहे थे। वहीं अब हमें उसी बड़े से स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक स्लीपिंग चैम्बर में एंडी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि अब लगातार हाइबरनेशन में ही था, लेकिन उसका एआई सिस्टम उसे जगा देता है। अब अचानक उस बड़ी सी स्पेसशिप को एस्टेरॉइड की वजह से इतना बड़ा नुकसान होने लगा कि एआई ने डिसाइड किया कि सारे एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाने के लिए एस्केपिंग पॉड का यूज किया जाए, जो किसी पास वाले प्लेनेट की तरफ लैंड कर सकता था, क्योंकि इस तरीके से अगर चलता रहा तो स्पेसशिप के साथ सारे एस्ट्रोनॉट्स भी मारे जाएंगे। एंडी को उसका एआई सिस्टम एक सूट पहना देता है जो शायद एस्ट्रोनॉट सूट था। हमें दिखाया गया कि एंडी की तरह ही कई सारे एस्ट्रोनॉट्स और उनके एस्केपिंग पॉड्स मौजूद थे जो अब सीधा स्पेसशिप से बाहर निकलकर प्लेनेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बहुत सारे एस्केपिंग पॉड निकलते हुए सीधा पास ही वाले प्लेनेट तक पहुंचते तो हैं, लेकिन प्लेनेट का एनवायरनमेंट इतना डेंस होने के कारण कई एस्केपिंग पॉड रास्ते में ही ब्लास्ट हो जा रहे थे। ब्लास्ट होने की वजह से अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स और इंजीनियर्स भी बहुत बुरी तरीके से मारे जाते हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि एआई ने ये कैसा डिसीजन लिया है, पर उन्हें छोड़कर जितने भी लोग एनवायरनमेंट क्रॉस करके अंदर घुसते हैं उन्हें लैंडिंग करने की परमिशन दे दी गई थी। एंडी का भी एस्केपिंग पॉड किसी भी तरीके से क्रैश लैंड करता है और वो थोड़ी देर के लिए वहां बेहोश हो गया था। थोड़ी देर में जब एंडी अपने सेंसेस में आता है तो वो जल्द से जल्द एस्केपिंग पॉड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कई सारे सिस्टम्स काम नहीं करते। पर एंडी ने नोटिस किया कि क्रैश लैंड होने के कारण तो एस्केपिंग पॉड का दरवाजा स्टक हो चुका है। उसके पास तो फ्लेयर गन भी नहीं मौजूद है जिससे वो रेस्क्यू टीम को बुला सके। पर यहाँ एंडी को बाहर तो निकलना था, इसीलिए वो एक वेपन लेकर तुरंत ही मिरर के ऊपर मारने लगा। मिरर टूट जाता है और एंडी बाहर निकलने की कोशिश करता ही है तो अचानक टूटे हुए मिरर से उसके सूट में छेद हो गया था। छेद में से तो अब लगातार ऑक्सीजन निकल रही होती है। एंडी ने तो जैसे ही छेद को भरा तभी एआई ने एक अलर्ट दिया। एआई सिस्टम बोल रही होती है कि क्रैश लैंड के कारण पूरी स्पेसशिप ब्लास्ट होने वाली है, इसीलिए जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाओ। एंडी अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हालत में बाहर तो निकल जाता है, पर अब उसे आसमान में अपनी ही इतनी बड़ी स्पेसशिप क्रैश लैंड होकर डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाई देती है। एंडी को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि उसके कितने सारे साथी मारे गए, लेकिन उनकी स्पेसशिप जब उस प्लैनेट के ऊपर डिस्ट्रॉय हुई तो इतना बड़ा धमाका होता है कि उसके स्ट्रॉन्गेस्ट वेव्स वहां तक भी पहुंच रहे थे और एंडी को दूर ढकेल दे रहे थे। अब एंडी यहाँ बहुत ही ज्यादा लाचार हो चुका था, जो एआई सिस्टम से पूछता है कि कौन कौन क्रूमेट जिंदा बचे हैं और आखिरकार हम किस प्लैनेट पर जाकर क्रैश लैंड हुए हैं। एआई सिस्टम अपने डेटा के अकॉर्डिंग सारी बातें बताने लगी और ये कहती है कि हम जिस प्लैनेट पर हैं वो एक अननोन प्लैनेट है, यानी इंसानों ने अभी तक इस प्लैनेट के बारे में कुछ पता नहीं किया है। अब यहाँ एंडी जब सारी चीजें फिगर आउट कर रहा था तभी उसे थोड़ी डिस्टेंस पर कुछ रोशनी दिखाई देती है। ना चाहते हुए भी अब एंडी उस रास्ते पर बढ़ने लगा, क्योंकि हो सकता है कि बाकी सर्वाइवर्स वहां मौजूद हों। रास्ते में एंडी को अपने वही क्रैश लैंडेड स्पेसशिप दिखाई देती है जिसके ऊपर कई सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, यानी उसके कई साथी एस्ट्रोनॉट्स ने इस पूरे प्रोसेस में अपनी जान गंवा दी। एंडी जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो हमें स्पेसशिप के ऊपर कुछ नाखून के निशान दिखाई दिए। ये नाखूनों के निशान तो काफी खतरनाक लग रहे थे, जिसके ऊपर एंडी की नजर गई नहीं और वो सीधा आगे बढ़ गया। एंडी जब थोड़ी देर चलने के बाद उस रोशनी वाली जगह पर पहुंचता है तो वो थोड़ा सा खुश हो गया था, क्योंकि उस जगह पर उसका ही क्रूमेट जिसका नाम स्टुअर्ट था वो मौजूद होता है। और स्टुअर्ट पूरी कोशिश कर रहा था कि वो अपने नए सिस्टम की मदद से पृथ्वी पर मैसेज भेज सके रेस्क्यू टीम के लेकर आने के लिए। स्टुअर्ट ने भी जब एंडी को देखा तो दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश हो रहे थे। स्टुअर्ट एंडी को समझाता है कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस काम कैसे करता है और उसी हिसाब से वो दोनों मिलकर उसे सेटिंग करने लगे।
पर सबसे चौंका देने वाली बात स्टुअर्ट ने ये बताई कि मैसेज को सेंड होने में कई महीने लग जाएंगे और पृथ्वी से इस अननोन प्लैनेट पर आने में हमें कई साल लग सकते थे। तो इसीलिए हमें ये मान के चलना होगा कि इस प्लैनेट पर हमें कई साल गुजारने हैं। एंडी यहाँ पर इतना ज्यादा डर गया क्योंकि इतने सालों तक वो सरवाइव कैसे करेंगे, उनके पास तो ज्यादा रिसोर्सेज बचे ही नहीं है। लेकिन स्टुअर्ट बता रहा था कि हम अपने क्रूमेट्स के मांस को खा सकते हैं। इस पूरे प्लैनेट का टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण उनकी बॉडी सड़ेंगी भी नहीं, जिससे कि हम कई साल तक आराम से गुजार सकते हैं। एंडी थोड़ा सा मायूस हो गया था, लेकिन स्टुअर्ट उसे होप देता है कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, हम किसी न किसी तरीके से यहाँ सरवाइव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ एंडी से एक वायर निकल जाता है जिसे कि वो लगाने के लिए पीछे मुड़ गया। तभी अचानक हमें वहां एक बहुत ही बड़ी परछाई दिखाई देती है जो सीधा भागते हुए वहां पर आई और स्टुअर्ट को पकड़कर कहीं दूर लेकर चली गई। एंडी जब वापस देखता है तो वहां पर स्टुअर्ट मौजूद ही नहीं था। अब इस तरीके से वो कहां पर चला गया, एंडी को कुछ समझता ही नहीं। वो तो चारों तरफ नजर घुमा रहा था पर कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इसीलिए अब एंडी ने अपना दिमाग लगाकर उस कम्युनिकेशन डिवाइस को एक्टिवेट किया और अर्थ की तरफ मैसेज भेजा। एंडी ने तो स्टुअर्ट की गन भी ले ली थी जो आगे चलकर शायद उसे प्रोटेक्ट करेगी, पर फिलहाल एंडी को कुछ नहीं आइडिया कि उसके आसपास क्या हो रहा है। एंडी तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा रास्तों को ट्रैवल करते हुए, पर उसका एआई सिस्टम बताता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम होते जा रहा है और अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो वो कुछ ही महीनों के अंदर खत्म हो जाएगा। एंडी बहुत ही ज्यादा अलोन फील कर रहा था और इस प्लेनेट पर उसे अपनी मृत्यु पक्की दिखाई दे रही थी। तभी अचानक एंडी के रेडियो पर एक उसके ही क्रूमेट का मैसेज आता है। ये कैप्टन नाओमी थी जो अपने एस्केपिंग पॉड के अंदर फंस चुकी होती है और वो लगातार एंडी से मदद मांग रही थी कि मुझे जल्द से आकर निकालो। एंडी के एआई ने जब फिगर आउट किया और बताया जाता है कि नाओमी उससे कई किलोमीटर दूर मौजूद है, वहां पर उसे चल के जाने में कई घंटों का समय लग जाएगा और इस ड्यूरेशन में ऑक्सीजन इतनी यूज होगी कि रास्ते में ही खत्म होने के कारण वो मर सकता था। इसीलिए एंडी एक बार सोचने लगता है कि उसे नाओमी को बचाने जाना भी चाहिए या फिर नहीं, लेकिन नाओमी रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे प्लीज बचाने आओ। नाओमी के पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मौजूद थी जिससे कि वो लोग और भी कई सालों तक जिंदा रह सकते थे। इसीलिए एंडी इन सारी चीजों के बावजूद भी अपनी कैप्टन नाओमी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वो तो अपनी ट्रेवलिंग में जरा भी नहीं रुक रहा था और आगे बढ़ता चला जाता है उसी डायरेक्शन में। वहां पर काफी अंधेरा हो चुका था और कुछ नहीं दिखाई देता। एंडी को पता नहीं क्यों किसी के गुर्राने की आवाज आती है। उसने जब अपने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं मौजूद होता, इसीलिए उसने अपने एआई सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए बोला, पर उसका एआई सिस्टम भी इतने अंधेरे में कुछ नहीं कर पाता। इस तरीके की गुर्राने की आवाज सुनकर एंडी को लग रहा होता है कि यहाँ पर क्रिएचर्स हैं, लेकिन उसने अभी तक किसी क्रिएचर को देखा नहीं है तो वो भरोसा नहीं करता। धीरे धीरे जैसे ही वो और आगे बढ़ा तभी उसे जमीन पर कुछ छेद दिखाई देते हैं। ये छेद आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बने थे बल्कि इसे किसी एक्सटर्नल चीज ने बनाया था। इस थोड़े से सबूत से अब एंडी को थोड़ा सा कंफर्मेशन होने लगा कि शायद यहाँ किसी टाइप के क्रिएचर्स तो मौजूद है जो कि हम पर हमला करके हमें मार सकते हैं। एंडी ने इस बारे में नाओमी को भी इन्फॉर्म कर दिया था क्योंकि एक सीरियस कंडीशन हो सकती है। ये क्रिएचर्स इतने खतरनाक हो सकते हैं कि उन सभी की जान ले ले। पर यहाँ अचानक एंडी को भी इतनी सारी आवाजें सुनाई देने लगी और तो और एंडी को भारी मात्रा में कई सारे अलग अलग क्रूमेट्स के भी सिग्नल्स मिलते हैं जो लगातार उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। एंडी जब उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो उनमें से एक भी रिप्लाई नहीं कर रहा था, जिससे कि तब जाकर एंडी को समझ में आया कि शायद इन सारे क्रूमेट्स को उन क्रिएचर्स ने खा लिया है और यही रीजन था कि उनका ट्रैकिंग डिवाइस एलियंस के बॉडी के अंदर है। एंडी तो एक पहाड़ी वाले इलाके पर छुप गया था और उन्हें देखने की कोशिश करता है, पर यहाँ अंधेरे की वजह से कोई भी क्रिएचर्स नहीं दिख रहे थे। इसीलिए एंडी ने अपनी गन निकाली और ऊपर की तरफ फायर किया। फ्लेयर गन की रोशनी से अब कई क्रिएचर्स सामने आने लगे थे और उन्हें एंडी की लोकेशन का पता चल गया था। एक क्रिएटर तो सीधा एंडी के पीछे भागता है उसे जान से मारने के लिए। एंडी भी इतना ज्यादा डर गया कि वो किसी भी हालत में वहां से दूर भाग रहा था। उन क्रिएचर्स के बड़े बड़े पंजे थे और किसी को भी खत्म करने के लिए काफी होते हैं। एंडी बेचारा बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था और जहां भी जगह दिखती वो वहीं घुस जाता। ट्रेवल करते हुए एंडी एक बर्फीले वाले एरिया के अंदर गिर जाता है और वहीं से भागने लगता है।
वो अपने बड़े बड़े पंजे की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। एंडी बहुत ज्यादा थक गया था, पर उसे किसी भी हालत में भागना तो होगा ही अपनी जान बचाने के लिए। इस पूरे प्रोसेस में एंडी का सूट वापस से फट गया होता है, जिसमें से ऑक्सीजन निकल रही थी। एंडी अब जल्द से जल्द उस छेद को बंद करता है और अपने बाकी टीममेट से बात करता है। यहाँ एंडी को वापस से स्टुअर्ट का मैसेज आता है, जो अभी भी जिंदा था। स्टुअर्ट तो एंडी से मदद मांग रहा होता है कि मैं क्रिएचर से लड़ाई कर रहा हूँ, इसीलिए मेरी मदद करने के लिए जल्द से जल्द आओ। लेकिन यहाँ एंडी इतना ज्यादा डरा हुआ और कमजोर हो चुका था कि वो किसी की भी मदद करने के लायक नहीं रहता। वो स्टुअर्ट की मदद नहीं करेगा ऐसा डिसाइड करता ही है। तभी अचानक कैप्टन नाओमी का उससे मैसेज आ रहा था। कैप्टन नाओमी कह रही थी कि तुम्हें स्टुअर्ट की मदद करनी चाहिए, भले से ही तुम डर चुके हो और कमजोर हो चुके हो, पर हमें अपने सर्वाइवल के चांसेस बहुत जल्दी बढ़ाने होंगे। इस मोटिवेशन के कारण एंडी सीधा चला जाता है स्टुअर्ट के पास। उसने देखा कि स्टुअर्ट कई सारी क्रिएचर्स के साथ अकेले लड़ाई कर रहा है। स्टुअर्ट ने तो एंडी को आवाज लगाई कि वो उसकी मदद करने के लिए तुरंत आ जाए। इसीलिए एंडी कई सारे फ्लेयर गन्स मार देता है, जिससे उन क्रिएचर्स का ध्यान भटकने लगा। एंडी के आते ही स्टुअर्ट की नजर उसके ऊपर गई, पर ये चीजें काफी नहीं थी उन एलियंस का ध्यान भटकाने के लिए। एक एलियन तुरंत ही पीछे से आया और स्टुअर्ट को पकड़कर दूर लेकर चला गया। वो तो स्टुअर्ट को वहीं पर खत्म कर देता है। एंडी भी अब इस पूरे प्रोसेस में कुछ कर नहीं सकता था। उसके सूट की ऑक्सीजन पहले ही खत्म होने वाली होती है। वो सारे क्रिएचर्स अब स्टुअर्ट को मारने के बाद एंडी की तरफ बढ़ने ही वाले थे, तभी नाओमी अपने एआई सिस्टम को कमांड देकर वहाँ मौजूद बाकी सारे एस्केपिंग पॉड के सिस्टम को ऑन कर देती है। सारे एस्केपिंग पॉड्स में से रोशनी निकलने के कारण वो क्रिएचर्स उनकी तरफ ही अट्रैक्ट होने लगे। इस पूरे प्रोसेस में एंडी को वहां से भागने का मौका मिल जाता है और वो उन क्रिएचर से दूर जाने लगा था। सभी क्रिएचर्स उन्हीं एस्केपिंग पॉड को खत्म करने में बिजी हो जाते हैं। एंडी तो अब अपनी जान बचाकर सीधा चलते हुए आ गया है एक ऐसी अनजान जगह पर जहां कई सारे पर्पल कलर के जुगनू मौजूद थे। एंडी ने जब इसे पहली बार देखा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था, क्योंकि ये चीजें बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। पर कहते हैं कि जो चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। अचानक वो सारे पर्पल जुगनू जैसे ही एंडी के बॉडी से टकराते हैं तो उनका कलर रेड हो गया था, और वही रेड जुगनू अब आकर उसके सूट को डैमेज पहुंचाने लगे। एंडी थोड़ी देर में समझ गया कि ये सारे जुगनू भी इंसानों को खाने वाले हैं, और अगर उसका सूट नहीं होता तो अब तक ही उसके बॉडी में घुसकर मार देते। एंडी इसीलिए अब उन सारे जुगनू से भी जान बचाने के लिए वहां से दूर भागता है। थोड़ी देर आगे जाते ही अचानक उसका पैर एक गड्ढे में पड़ा, पर हमें सच्चाई पता चलती है कि ये कोई गड्ढा नहीं बल्कि एक खतरनाक एलियन क्रिएचर है, जो कि अब लगातार अपने बड़े से मुंह के अंदर एंडी को खींचता चला जा रहा था। एंडी इस सिचुएशन में क्या करे उससे कुछ समझता ही नहीं, क्योंकि उसके हाथ पैर एकदम जम चुके थे और उसने कुछ नहीं किया तो क्रिएचर का खाना बन जाएगा। धीरे धीरे क्रिएचर ने उसे अपने पेट के अंदर डालना स्टार्ट किया, जिससे कि अब एंडी का दम घुटने लगता है और वो बेहोश होने लगा था। लेकिन एआई सिस्टम ने जैसे ही इस बात को डिटेक्ट किया तो वो एंडी को एक झटका देता है, जिससे कि वो होश में आ जाए और उस क्रिएचर से बाहर निकले। अब इसी झटके ने एंडी के साथ साथ उस क्रिएचर को भी झटका दे दिया था, जिससे क्रिएचर एंडी को बाहर फेंक देता है, यानी वो उसे खाने नहीं वाला था। पर इन सारी चीजों से जो आवाज निकल रही थी, इससे वो बड़े बड़े पंजों वाले एलियंस एंडी की तरफ आकर्षित होने लगे। एंडी इस बात से बहुत डरते हुए आगे भागने लगा और उसे एक छोटा सा चैम्बर दिखाई देता है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस चैम्बर के अंदर घुस गया, और सच में वो बड़ा सा एलियन उस चैम्बर के अंदर नहीं आ पा रहा था। पर बाद में पता चला कि ये चैम्बर तो उन्हीं खतरनाक जुगनुओं का है जो रेड में कन्वर्ट होकर एंडी के सूट के ऊपर हमला करने लगे। एंडी का सूट इतना डैमेज हो जाता है कि उसमें से ऑक्सीजन निकल रही होती है। एंडी किसी भी हालत में उस चैम्बर में से बाहर निकला और उन जुगनुओं को वहां से भगा दिया। एंडी यहाँ सीधा कैप्टन नाओमी से कॉल करता है और बता देता है कि मेरे सूट के अंदर उतनी ऑक्सीजन बची नहीं है। एंडी तो उतनी ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ अपने एस्केपिंग पॉड के पास जा सकता था ताकि वो उसे रिफिल कर सके। अब इस पूरे कंडीशन को समझने के बाद कैप्टन नाओमी भी एंडी को परमिशन दे देती है कि तुम मुझे बचाने मत आओ, तुम जाकर ऑक्सीजन रिफिल करो और अपनी जान की परवाह करो। नाओमी कुछ न कुछ सोल्यूशन ढूंढ ही लेगी इस एस्केपिंग पॉड से बाहर निकलने का। बट थोड़ी देर बाद यहाँ एंडी को रियलाइज हुआ कि मेरे बिना
नाओमी नहीं बच पाएगी। इसीलिए अब अपनी जान की परवाह किए बिना वो सीधा नाओमी की तरफ बढ़ने लगता है। लगातार ट्रैवल करते हुए वो कई दिनों तक इसी तरीके से चलता रहा और आखिरकार एंडी नाओमी के एस्केपिंग पॉड तक पहुंच गया होता है। नाओमी जब एंडी को देखती है तो उसके भी जान में जान आ गई। उसने अपने एस्केपिंग पॉड का दरवाजा ओपन किया और एंडी को भी अंदर ले लिया। अंदर आने पर नाओमी ने ऑक्सीजन चैम्बर ऑन कर दिया था, जिससे जाकर एंडी को एकदम सांस अच्छी तरीके से आती है। अब एंडी ने नोटिस किया कि नाओमी का पैर बुरी तरीके से चैम्बर में फंस चुका है और इसी वजह से नाओमी बाहर नहीं निकल पा रही थी। एंडी ने बहुत कोशिश की पर नाओमी का पैर वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी वजह से वहां जितने भी इक्विपमेंट्स रखे गए थे एंडी उनका यूज करता है। उसकी मदद से वो किसी भी हालत में जोर लगाते हुए नाओमी का पैर बाहर निकाल ले रहा था, जिसके बाद दोनों ही एस्केपिंग पॉड को ओपन करते हुए बाहर निकल गए। उन्हें अब किसी भी हालत में अपने मेन स्पेसशिप तक पहुंचना था, क्योंकि वही एक अच्छा रास्ता होता है छुपने का। पर जैसे ही दोनों आगे बढ़े तो कई सारे क्रिएचर्स उन्हें देख लेते हैं। वो लगातार चारों तरफ से घेरते हुए उनकी तरफ भागने लगे। एंडी और नाओमी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता वहां से अपने स्पेसशिप की तरफ जाने का, इसीलिए वो किसी भी हालत में दूर भागने लगे। रास्ते में वो वाइब्रेशन करते हुए जा रहे थे, जिससे एलियंस का ध्यान भटक जाए और वो दोनों इसी तरीके से करते हुए सीधा स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। एक एलियन तो स्पेसशिप के अंदर आया, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से उसकी बॉडी बीच में से ही कट गई। उस समय वो दोनों एलियन क्रिएचर्स को एकदम पास से देख रहे थे। नाओमी और एंडी को यही लगता है कि स्पेसशिप में आने का डिसीजन उनका सबसे बेस्ट डिसीजन था, पर यहाँ हमें पता चला कि कई एलियन क्रिएचर्स पहले से ही स्पेसशिप के अंदर घुसे पड़े हैं और इस तरीके से उनके सामने आने पर तो वो उन्हें मार ही देंगे। ये बातें एंडी और नाओमी को पहले पता चल गई थी, इसीलिए वो छुपने की कोशिश करते हैं। उनकी तो एक गलती दोनों की ही जाने ले सकती थी। एंडी और नाओमी डिसाइड करते हैं कि वो एक कोने में छुपे रहेंगे उन क्रिएचर से बचकर, पर सामने वाला डोर एकदम स्टक हो जाता है और खुल ही नहीं रहा था। एंडी ने बहुत कोशिश की पर इसका कुछ फायदा नहीं होता। एंडी एकदम से होप हार चुका था और वो नाओमी से रोते हुए कहता है कि हम सब मरने वाले हैं, हम नहीं बच पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। पर नाओमी यहाँ पर एंडी को वापस से मोटिवेट करती है। उसने कहा कि हमें क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन में भी हार नहीं माननी चाहिए। 1% होप भी बहुत होती है इंसानों की जान बचाने के लिए। यही सारी बातें नाओमी एंडी को अच्छी तरीके से समझाने लगी थी। नाओमी तो एंडी को यही कह रही थी कि जो भी चीजें होती हैं अच्छे के लिए होती हैं, हमें ये सारी चीजों के बारे में ना सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। पर एंडी ने कहा कि इससे अच्छा तो हम डायरेक्टली मर जाते। यहाँ तक कि नाओमी एंडी को मोटिवेट करने के लिए उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में याद दिलाती है। पर एंडी यहाँ पर नाओमी को एक वीडियो दिखा रहा था जिसमें कि उसकी बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ और एक बेटा होता है। पर एक दिन जब वो तीनों कार में जा रहे थे तो उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में एंडी की वाइफ और बेटा दोनों ही मारे गए और तब से ही एंडी अकेला है। एंडी तो कह रहा था कि उस एक्सीडेंट में मुझे मर जाना चाहिए था, पर मुझे समझता ही नहीं कि उस दिन मैं कैसे बच गया। नाओमी ये फीलिंग समझ जाती है और एंडी के गले लगती है, क्योंकि दोनों ही एक ही कंडीशन में थे। नाओमी पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाली थी, वहीं एंडी हमेशा नेगेटिव सोचा करता था। दोनों एक दूसरे को हक किए रहते हैं, लेकिन अब एक क्रिएचर की आवाज बढ़ने लगी जो सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक नाओमी को एंडी के बॉडी पर वही जुगनू दिखाई देते हैं जो कि रेड में कन्वर्ट होकर उनके पर हमला कर रहे थे। इसी वजह से अब नाओमी और एंडी ने जब उस क्रिएचर को अपने सामने देखा तो उसे जुगनुओं को उठाकर उस क्रिएचर के मुंह पर मार दिया। वो सारे जुगनू रेड कलर में कन्वर्ट होकर उस क्रिएचर को परेशान करने लगे थे। नाओमी और एंडी को ये अच्छा मौका मिल जाता है, इसीलिए वो उससे दूर भागने लगते हैं। एक और क्रिएचर को उन जुगनुओं ने परेशान कर दिया था, जिससे उनका रास्ता क्लियर हो गया। जल्द से जल्द वो दोनों जब स्पेसशिप के एक दूसरे हिस्से में जाते हैं तो उन्हें लग रहा था कि अब वो सेफ हैं, बट अचानक वहां एक और क्रिएचर आ गया। अब एक्स्ट्रा जुगनू तो नहीं बचे हुए थे, इसीलिए वो उनका पीछा करने लगा होता है। नाओमी और एंडी दोनों को ही नहीं समझ रहा था कि इस क्रिएचर से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। तब जाकर नाओमी बताती है कि हम एस्केपिंग पॉड का यूज कर सकते हैं और उसके नीचे अगर इस क्रिएचर को ला दिया जाए तो ये मारा जाएगा। एंडी को भी ये प्लान बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए नाओमी के साथ डिस्कस करते हुए वो ये डिसाइड करते हैं कि एंडी जाकर उस एस्केपिंग पॉड को एक्टिवेट करेगा। वहीं नाओमी अपने बॉडी के ऊपर मल्टीपल लाइट्स लगाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करेगी और अपनी तरफ आकर्षित करेगी। उन्हें किसी भी हालत में इस क्रिएचर से बचना होगा, नहीं तो वो इस तरीके से ही मारे जाएंगे। लेकिन ये चीजें जितनी दिख रही थी उतनी सिंपल होती नहीं। एस्केपिंग पॉड को मैन्युअली ट्रिगर करना पड़ेगा, तब जाकर वो नीचे आएगा और उसी समय
उस क्रिएचर को एस्केपिंग पॉड के नीचे लाना होगा और वो ये पूरा काम नाओमी कर रही थी। नाओमी के पीछे वो क्रिएचर लगातार भागने लगा और वो जल्द से जल्द एंडी से कांटेक्ट करते हुए एस्केपिंग पॉड तक पहुंचती है। एंडी ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी एस्केपिंग पॉड को वापस नीचे लाने के लिए। नाओमी लगातार भागते हुए उसी स्पॉट तक पहुंच जाती है और एंडी को इशारा करती है। एंडी ने तुरंत ही एस्केपिंग पॉड को ट्रिगर किया और वो सीधा नीचे गिरता है क्रिएचर के ऊपर। क्रिएचर पूरी तरीके से दबकर मारा गया था। नाओमी एकदम से स्ट्रेस फ्री हो गई थी, पर जैसे ही वो एंडी के पास पहुंचती है तो पता चला कि एंडी एकदम से मर चुका है। दरअसल जब वो एस्केपिंग पॉड वाली मशीन को ट्रिगर कर रहा था तो वो काम नहीं कर रही थी, इसीलिए एंडी ने अपने सूट की इलेक्ट्रिसिटी यूज की और उसे एक झटका दिया। तब जाकर ही वो एस्केपिंग पॉड नीचे आया होता है, पर इस झटके ने एंडी की भी जान ले ली थी। नाओमी को जब ये बात पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी। उसे ये समझ गया था कि एंडी ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान की सैक्रिफाइस कर दिया। वो कूट कूट कर रोने लग जाती है और अपना सर एंडी के बॉडी पर मारती है, पर अगली मोमेंट में एंडी की आंखें खुल गई थी, जिससे ये पता चलता है कि एंडी उस समय सिर्फ बेहोश हुआ था। वो एकदम सही सलामत होता है और नाओमी के साथ खड़े हो जाता है। नाओमी भी इस बात को जानकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उसे जैसे कि अपना एक पार्टनर मिल गया था जो इस पूरे समय में उसके साथ सरवाइव करेगा। एंडी और नाओमी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए सामने की तरफ आते हैं, जहां पर मिरर से वो बाहर का नजारा देख रहे थे। सुबह हो चुकी थी और कई सारी रोशनी उनके बॉडी पर पड़ती है। ये नजारा एक तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था और ऐसा ही सेम नजारा वो पृथ्वी पर भी देखा करते थे। पर अब यहाँ एंडी और नाओमी को साथ मिलकर इतने साल साथ में गुजारने हैं और सरवाइव करना है जब तक कि कोई रेस्क्यू टीम वापस यहाँ पर ना आ जाए। भले ही इस प्लेनेट पर कई सारे खतरनाक क्रिएचर्स हैं, लेकिन नेचर और यहाँ की ब्यूटी तो अलग ही लेवल की है। नाओमी और एंडी एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं और एक दूसरे की मदद करने का भी। उन्होंने अपना हाथ पकड़ लिया था और एक अच्छे दोस्तों की तरह अपनी जान बचाने लगे और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।